दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मोदी सरकार को दी कड़ी चेतावनी। कहा सहनशीलता की सीमा होती है, धैर्य की परीक्षा न ले सरकार। यह आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में दलित युवक की हत्या को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच भारतीय किसान संघ हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चड़ूनी केंद्र सरकार को धमकी देते नजर आए। आपको बता दें कि रोहतक में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरकार सोच रही है कि हम डरकर धरने पर बैठे हैं, हम सहन कर रहे हैं, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। मोदी सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। हालांकि मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें हिंसा नहीं करनी है। सरकार के पास इस मुद्दे को सुलझाने का समय है, सरकार इस मुद्दे को सुलझाए। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार हमारे धैर्य की सीमा को पार करती है तो फिर कुछ बड़ा होगा। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने साफ कहा कि सहनशीलता की एक सीमा होती है, हमारे धैर्य की मोदी सरकार परीक्षा न ले। और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान। कहा सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता संयुक्त किसान मोर्चा। आपको बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और भाजपा नेता रतनलाल कटारिया ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वहां जो कुछ भी हुआ संयुक्त किसान मोर्चा उसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। चौटाला ने कहा कि ये एक बर्बर अपराध था, पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नेता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किसान संघ के नेता कर रहे हैं और किसी भी संगठन या विभाग में कुछ भी गलत होने के लिए उसका मुखिया जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से किसी भी आंदोलन में उसका नेता ही जिम्मेदार होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में कहा कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व 40 नेताओं द्वारा किया जा रहा है और सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ है उसके लिए कृषि आंदोलन के नेता जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री कटारिया ने इसे बर्बर हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तालिबान द्वारा किए गए बर्बर अपराध और हत्याओं के बारे में सुना जाता था, उसी तरीके से लखबीर सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। अंबाला से सांसद कटारिया ने कहा कि किसान आंदोलन की जगह पर होने वाली किसी भी घटना के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की जिम्मेदारी होती है। उनके विरोध स्थल पर जो कुछ हुआ है उसके लिए किसान मोर्चा ही जिम्मेदार होगा। और बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा रात के अंधेरे में कर दिया गया लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार, परिजनों को नहीं देखने दिया गया चेहरा। यहां आपको बता दें कि लखबीर सिंह की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तारियों के बावजूद भी इसे लेकर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने रात के अंधेरे में टॉर्च की लाइट में लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने लखबीर की हत्या को लेकर विपक्षी कांग्रेस पर हल्ला बोला है। अमित मालवीय ने लखबीर सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस की सरकार को जमकर घेरा है। अमित मालवीय ने कहा कि दलित सिख लखबीर सिंह जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उनका रात के अंधेरे में आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि परिवार को यह भी इजाजत नहीं दी गई कि वो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से लखबीर सिंह के चेहरे को अंतिम बार देख सकें। बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक ने आगे कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पंजाब में मरने वालों की कोई भी इज्जत नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि परिजनों को उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लखबीर सिंह के शरीर पर 3 दर्जन से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं। और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर दिखाए बगावती तेवर। सोनिया गांधी को लिखी 4 पेज की चिट्ठी, 13 मुद्दों का जिक्र कर मांगा मिलने का समय। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 4 पेज की चिट्ठी में 13 मुद्दों का जिक्र किया गया है। सिद्धू ने जिन 13 मुद्दों का जिक्र किया है उसमें बेअदबी के मामले में न्याय, ड्रग्स, कृषि, बिजली, सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में हुए समझौतों को रद्द करने, अनुसूचित जाति और पिछड़ों का विकास, रोजगार, सिंगल विंडो सिस्टम, महिला और युवाओं का सशक्तिकरण, शराब, रेत खनन, केबल और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। सिद्धू ने यह चिट्ठी अपना इस्तीफा वापस लेने के एक दिन बाद लिखी है। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब प्रभारी हरीश रावत और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर अपनी दिक्कतों के बारे में बताया था। रविवार को लिखी चिट्ठी में सिद्धू ने मांग की है कि पार्टी को साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान जारी घोषणा पत्र के बाद
वादों पर खरा उतरना होगा। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार को प्राथमिकता वाले मुद्दों का हल करना चाहिए। इस चिट्ठी में सिद्धू ने सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो 13 सूत्रीय एजेंडे के साथ पंजाब मॉडल का घोषणा पत्र पर उनसे मिलना चाहते हैं। और ये बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने नया अध्यक्ष तलाश रही कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस पार्टी कम सर्कस ज्यादा है। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस, राहुल गांधी और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को सर्कस करार दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कम है, सर्कस ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री हटाना होता है तो तुरंत हटा देते हैं। अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी, राहुल गांधी ने कैप्टन को ही निपटा दिया और चन्नी साहब को ले आए, अध्यक्ष बना दिया सिद्धू को। सिद्धू ने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव सिंह और भूपेश बघेल 50-50 खेल रहे हैं, राजस्थान में भी यही होना है। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ही हैं, मुख्यमंत्री हैं तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक कौन बनेगा तो कमलनाथ, सब कुछ कमलनाथ हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने देवास में प्रचार किया, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पार्टी को सर्कस करार दिया। और बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर बोला हमला। बैठक को बताया परिवार बचाओ कार्य समिति। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को परिवार बचाओ कार्य समिति बताया। साथ ही भगवा दल ने आरोप लगाया है कि CWC की बैठक में कांग्रेस की अंदरूनी अनबन एवं इसके मुद्दे की विफलता के मुद्दों पर कोई भी समाधान नहीं निकला और इसके बजाय ये झूठ फैलाने में लगी रही। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सिंगू बॉर्डर पर एक दलित व्यक्ति की हत्या पर प्रतिक्रिया नहीं देने के लिए भी CWC की आलोचना की, जो किसान प्रदर्शन का एक स्थल है, और पूछा कि क्या विपक्षी दल हत्या में तालिबानी मानसिकता वालों के साथ है। भाटिया ने कहा कि अराजक तत्व अपनी राजनीति के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुच्छ वोट बैंक राजनीति के कारण विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस इस प्रमुख मुद्दे पर घोर चुप्पी साधे बैठी है। उनमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक विमर्श के अनुकूल नहीं है। भाटिया ने किसान नेता राकेश टिकैत के बयान की भी आलोचना की, जिन्होंने कहा था कि इस तरीके की घटना के लिए आयोजक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सोनिया गांधी के ये कहने पर कि वह कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, भाटिया ने कहा कि वो संगठन की अंतरिम अध्यक्ष हैं। भाटिया ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कम और परिवार बचाओ कार्य समिति की बैठक ज्यादा है। और ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले भाजपा ने बांटा 100 दिन का काम, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बनाई खास योजना। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने 100 दिन के लिए 100 काम का एजेंडा तय कर दिया है। इस अभियान का रोड मैप ऐसे तैयार किया गया है कि प्रदेश के हर वोटर तक पहुंच बनाई जा सके। पार्टी ने मुख्य संगठन के साथ ही अपने सभी मोर्चों को इस मुहिम में लगा दिया है। भगवा कैंप का फोकस युवाओं, महिलाओं और किसानों पर तो है ही, सबसे ज्यादा मशक्कत सामाजिक समीकरण साधने पर की जा रही है। इसके अलावा सदस्यता अभियान के जरिए नए लोगों को जोड़ने की मुहिम भी की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी के मिशन 2022 के लिए भाजपा ने अब चुनावी तिथियों का ऐलान होने तक की अपनी तमाम गतिविधियां तय कर ली हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश भर में तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इस दौरान वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। पार्टी द्वारा हर हिस्से को कवर करने के लिहाज से पीएम मोदी के कार्यक्रम तय किए गए हैं। यूं तो चुनाव पूर्व ये सभी कार्यक्रम सरकारी होंगे, लेकिन इनके जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए तमाम कामों को प्रदेशवासियों को याद दिलाया जाएगा, ताकि उनके जरिए चुनावी समर्थन जुटाया जा सके। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी यूपी का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा तय 100 दिन 100 काम के एजेंडे पर अब अमल शुरू हो चुका है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश के किसान चौपाल की शुरुआत विजयदशमी के मौके पर कर चुका है। भाजपा महिला मोर्चा ने भी कमल शक्ति चौपाल लगाना शुरू कर दिया है। युवा मोर्चा को युवा सम्मेलनों के आयोजन के साथ ही
प्रोफेशनल युवाओं को जोड़ने के लिए यूथ कॉन्क्लेव आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया है। ओबीसी और एससी मोर्चे के कंधों पर सामाजिक सम्मेलनों के जरिए विभिन्न जातियों को पार्टी से जोड़ने का भार है। वहीं ओबीसी के सामाजिक सम्मेलनों की शुरुआत आज से पंचायत भवन में प्रजापति समाज के सम्मेलन से की गई है। वहीं सदस्यता अभियान में सभी मोर्चों सहित पूरी पार्टी जुटेगी, यानी कि यूपी फतेह करने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। और बड़ी खबर, यूपी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2-3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार में पूरे तरीके से उतर चुकी है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 और 2017 के चुनावों से सबक लेते हुए सपा ने 2022 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पूरे तरीके से बदल दी है। पार्टी ने वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के चेहरे के इर्द गिर्द ही लड़ने की रूपरेखा तैयार की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव का पूरा फोकस ओबीसी वोट बैंक पर है। बुंदेलखंड में 2 दिनों तक समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा चलाने के बाद अखिलेश यादव अब 18 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। कश्यप महासम्मेलन का आयोजन समाजवादी पार्टी का ओबीसी मोर्चा करा रहा है। दरअसल पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक लगभग 5% निषाद कश्यप वोट बैंक है। निषाद केवल मल्लाह कश्यप मतदाता कई सीटों पर बहुत प्रभावशाली हैं और यूपी के हर हिस्से में इनकी आबादी है। पश्चिमी यूपी में निषाद वोट बैंक के अलावा अखिलेश यादव जाट, गुर्जर, पाल, साक्य, सैनी वोट बैंक को भी सपा के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव को यह अच्छी तरीके से पता है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अगर ओबीसी वोट बैंक उनके पाले में आ जाए तो सपा का प्रदर्शन शानदार रहेगा। जाट वोट बैंक को साथ लाने के लिए अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, यानी कि भाजपा को इस बार चुनाव में करारी शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।